Now question, let's discuss statement of cash flows, practice question. So first one is, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम. तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है. Extracts from the financial statement. 31st December disclose the following balance: 31st December 2008 opening balance, 31st December 2009 closing balance. Equity shares, share capital का opening balance 120, then it's 130 increase in share capital. Premium 100, then it's 260 increase in premium. अब अगर ये दोनों increase हुए हैं, so that means new shares issue हुए हैं. तो हम easily ये है कि हम share capital और premium का account बना लिया जाए. Share capital एंड शेयर प्रीमियम. ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का 300,000, ओपनिंग बैलेंस प्रीमियम का 100,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस प्रीमियम का 2,60,000. अब यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन हुई है. 1 जनवरी 20x9 पर बोनस इशू हुआ है 1 फॉर एवरी 12 हेल्ड एट 31 दिसंबर 20x8. बोनस इशू हुआ है 1 फॉर 12. अच्छा, बोनस में एंट्री पास होती है प्रीमियम डेबिट और कैपिटल क्रेडिट. तो बोनस का तो नेट अफेक्ट जीरो हो जाता है. अगर बोनस ट्रांजेक्शन को इग्नोर भी कर दिया जाए तो नेट अफेक्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा. लेकिन हम प्रॉपर्टी अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हम बोनस की एडजस्टमेंट भी पास करते हैं. सो बोनस जो हुआ है वो शेयर कैपिटल पे हुआ है. शेयर कैपिटल ओपनिंग है 1,20,000, पार वैल्यू है 1. सो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास थे 2008 में 1,20,000. बोनस शेयर्स हुए 1,20,000. फॉर एवरी 12 देर इज वन बोनस. सो दैट मीन्स बोनस शेयर्स हमारे पास हुए होंगे 1,12,000 डिवाइडेड बाय 12. इट्स 10,000 बोनस शेयर्स. 10,000 न्यू शेयर्स इशू हुए. बोनस की एंट्री हमेशा पार वैल्यू पे बनती है, मल्टीप्लाई बाय 1, सो वैल्यू इज 10,000. So that means share premium is debit by 10,000 and share capital is credit by 10,000. इस एंट्री को हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं. शेयर प्रीमियम एंड शेयर कैपिटल 10,000. अब इस अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा दैट शोज कि इस साल हमने न्यू शेयर्स इशू किए. तो यहाँ पर जो बैलेंस है दैट इज 300,000 एंड 300,000. तो बैलेंसिंग फिगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. सो बैलेंस है 300,000. यहाँ पर बैलेंस हमारा आ रहा है 2,70,000, 2,70,000. तो ये कैश आया प्रीमियम अकाउंट में और ये कैश आया कैपिटल अकाउंट में. सो 300,000 का जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 170 एंड 170 का डिफरेंस आ रहा है. यहाँ भी 170 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर भी 170 का डिफरेंस आ रहा है. सो 170 एंड 170, दैट मीन्स issue of shares with cash, it's 170 कैपिटल में, 170 प्रीमियम में, 3,40,000 के न्यू शेयर्स इशू हुए. 3,40,000 के. अच्छा, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते तो ये आता 180 और इन दोनों का डिफरेंस लेते तो ये आता 160. इन दोनों को प्लस करते तो 3,40,000 बनता. तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे लेकिन ज़्यादा सेफ साइड है कि हम अगर काउंट्स बना लें तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि अगर बोनस होता है तो बोनस का अफेक्ट नील हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंस भी लिया जा सकता है. अब सवाल में दिया हुआ है कि हमने लोन नोट भी इशू किए हैं पार वैल्यू पे 300,000. ये भी इनफ्लो होगा. लोन नोट भी इनफ्लो है 300,000 का. 340 भी इनफ्लो है और 300,000 भी इनफ्लो है. इंटरेस्ट दिया है हमने 12,000 का ड्यूरिंग द ईयर. इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम शो नहीं करते. तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 6,40,000. सो वी हैव आंसर दैट इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
N is producing his statement of cash flow for the year ended December 20x5. The accountant has identified the following balances in the financial statement. Interest का accrual opening balance, interest का accrual closing balance, interest payable in profit and loss account 20,000, interest received during the year, proceed of shares of issue, loan repaid, dividend in statement of changes in equity 600,000. What is the net cash flow from investing activity? अच्छा, अब इंटरेस्ट जो अक्रूवल यहाँ पे पेबल लिया हुआ है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आइटम नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आइटम है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आइटम नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आइटम नहीं है, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आइटम हमारे पास नहीं है. सो यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट जो हमारे पास रिसीव आ रहा है और वो है 13,000, तो दिस इज 13,000 एंड दिस इज इनफ्लो, तो हमने आउटफ्लो को डिलीट कर दिया. जस्ट ओनली वन आइटम, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड. Which of the following item could appear as an item in entity's cash flow? तो कौन से आइटम्स है जो इंटायर कैश फ्लो में आएंगे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. बोनस इशू, no impact in cash flow because bonus involves no cash flow. Premium debit and capital credit, no cash flow. Right shares, yes, financing activity क्योंकि राइट शेयर्स में हमारे पास इनफ्लो आता है. रीवैल्यूएशन, नो अफेक्ट, ये एसेट को इंक्रीज करता है लेकिन कैश फ्लो नहीं होता. डिविडेंड पेड, यस, आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो 2 and 4 is the answer, that is answer C. A draft statement of cash flow contains the following. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस में लिखी हुई है, डिक्रीज इन रिसीवेबल भी माइनस में लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है. इंक्रीज इन पेएबल भी माइनस में लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है. Which two of the following corrections need to be made to the calculation? Depreciation should be deducted, not added, ये correction नहीं है. Increase inventory should be added, ये भी correction नहीं है. Decrease should be added, not deducted, ये correction है. Increase in payable should be added, not deducted, ये correction है. The last two is correction. Next question. Where in an entity's financial statement complying with IFRS should you find the proceeds of non-current assets sold during the period? जब हम एक एसेट सेल करते हैं तो उससे जो सेल प्रोसीड आती है वो हमें किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं हम? क्या वो प्रोसीड हम बैलेंस शीट में शो करते हैं? तो बैलेंस शीट में तो हम एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग सारी चीज़ें शो करते हैं, तो वो बैलेंस शीट में शो नहीं होती. तो दैट मीन्स ए इज रॉन्ग. क्या वो चेंजेस इन इक्विटी में जाती है? तो वो चेंजेस इन इक्विटी में भी नहीं जाती, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. क्या वो प्रोसीड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम गेन रिकॉर्ड करते हैं, वो वहां भी नहीं जाती, ये भी रॉन्ग. सो वो प्रोसीड सब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हैं, दैट मीन्स आवर आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेशन हमें शो करनी है, व्हाट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट लें तो कैश जनरेटेड ऑपरेशन पूरा फॉर्मेट हमारे सामने, लेकिन यहाँ पर हमें कंप्लीट डिटेल्स दी हुई हैं. तो यहाँ पर हमें देखना है कि प्रॉफिट गिवन है या नहीं. अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम रिवर्स वर्किंग से स्टार्ट करेंगे. सो वी हैव टैक्स एंड डिविडेंड पेड, इंक्रीज इन पेएबल, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिडम्पशन ऑफ लोन, इंक्रीज इन रिसीवेबल, रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. प्रॉफिट नहीं दिया हुआ. तो अब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो लेकर रिवर्स वर्किंग करेंगे. हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, दिस इज अननोन. अब जो भी चीज़ें इसके बाद अवेलेबल हैं वो हम ले लेंगे. टैक्सेस एंड डिविडेंड पेड, ये इसके बाद आती हैं, -87,566, डन. इंक्रीज इन पेएबल, ये इससे पहले आता है. डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये भी इससे पहले आता है. रिडम्पशन ऑफ लोन, रिडम्पशन मींस लोन हमने पे कर दिया, 300,000 आउटफ्लो. इंक्रीज इन रिसीवेबल, ये भी इससे पहले आता है. ये फाइनल वैल्यू है 3211, ये कैश फ्लो का फाइनल आंसर है. रिडक्शन इन कैश फ्लो ये सबसे आखिर में हमने लिख दिया माइनस में. डेप्रिसिएशन ये कैश जनरेटेड से पहले आता है, ये भी नहीं लेंगे. पेमेंट टू एक्वायर नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
47,999. Proceed from sale of non-current asset 13,100. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रिवर्स वर्किंग करनी है। रिवर्स वर्किंग करके हमें आंसर डेवलप करना है। सो 3211 ये तो हमारा माइनस में रहेगा, ये हमारा माइनस में रहेगा, और ये बाकी सारी फिगर्स जो होंगी वो उसके साइन हम चेंज कर देंगे, और उसको हम माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। उसके साइन हमारे पास माइनस प्लस चेंज हो रहे होंगे। सो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, आंसर हमारे पास बनेगा 419254। 419254 लाइक 3211। इसमें सेल ऊपर ऐड हो रही है तो वो सेल हमारी माइनस होगी रिवर्स वर्किंग में। पेमेंट डिडक्ट हो रही है तो वो पेमेंट हमारी ऐड हो जाएगी। सो रिवर्स वर्किंग के जरिए चलेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 419254। आंसर इज टी। A business bank balance increased by 7,50,000 during its last financial year. During the same period, it issued shares raising 1 million and repaid a loan of 750. It purchased property, plant and equipment of 200,000. Depreciation expense for the year is 100,000. Receivable and inventory increased by 5,75,000. What is the profit before tax for the year? PBT पूछा हुआ है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो हम सारी फिगर्स यहाँ पर डाल देते हैं और बैलेंसिंग फिगर पीबीटी निकाल लेंगे। सो डेप्रिसिएशन पीबीटी में ऐड होता है 100,000। रिसीवेबल और इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, माइनस होगा। इसके साथ हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस होगा। साथ हमने इशुएंस ऑफ शेयर्स किया है, इनफ्लो आया होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 मिलियन। लोन पे कर दिया हमने 7,50,000 का आउटफ्लो आया। फाइनल हमारा जो बैंक बैलेंस आ रहा है उसमें इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस 7,50,000। इसको भी हम रिवर्स वर्किंग करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर पे जाएंगे तो 7,50,000 पॉजिटिव, और जो चीज़ें नेगेटिव दी हुई हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, जो पॉजिटिव दी हुई हैं वो सारी चीज़ें हम नेगेटिव करके आंसर निकाल लेंगे। तो रिवर्स वर्किंग के जरिए हम जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1175। 1175 के प्रॉफिट। अब इसको हम दोबारा यहाँ से चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट में ये सारे प्लस माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर 750 से मैच होना चाहिए। सो इट्स 1175,000। How much cash has been invested in non-current asset? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर निकालना है। A business had non-current asset with a book value of 50,000 at the beginning of the year. बुक वैल्यू का टी अकाउंट अगर बना लिया जाए एसेट का, सो ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू आ गई 50,000। ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेस सोल्ड एसेट दैट हैड कॉस्ट 4,000 एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 1,500। तो कॉस्ट है 4,000, डेप्रिसिएशन है 1,500, सो इसकी बुक वैल्यू हुई 2,500। ये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। डिस्पोजल, दिस अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 9,000। बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ आएगा। एंडिंग बैलेंस इज 46,000। सो क्रेडिट साइड का अगर टोटल किया जाए तो 46,000 प्लस 9,000 प्लस 2,500, इट्स 57,500। डेबिट साइड के ऊपर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी, दिस इज एक्विजिशन माइनस 50,000, इट्स 7,500। सो इट्स 7,500 जो हमने इस साल इन्वेस्टमेंट की है कैश के अंदर। A business has made a profit of 8,000 and its bank balance has reduced by 5,000। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कैश फ्लो का 8,000 है,
और बैंक बैलेंस माइनस में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस सिचुएशन। अब एक एक को हमें चेक करना पड़ेगा। सिचुएशन 1 में अगर हम जाते हैं तो प्रॉफिट 8,000 है, उसमें अगर डेप्रिसिएशन ऐड होता है और इन्वेंट्री इंक्रीज माइनस होती है, तो क्या आंसर हमारा -5,000 आएगा। सो 8 + 3 11, आंसर आ रहा है 1,000। इसका मतलब है ये मैच नहीं हो रहा, ये हमारा मैच नहीं हो रहा। बी ट्राई करते हैं। प्रॉफिट 8,000 है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया और डेप्रिसिएशन 6,000 का ऐड किया और रीपेमेंट ऑफ लोन 7,000 का माइनस कर दिया। तो 8 + 6 14 -7, आंसर 7,000 आना चाहिए। ये भी आंसर नहीं है हमारे पास। सी ट्राई करते हैं। प्रॉफिट 8,000 है, डेप्रिसिएशन ऐड हुआ, टोटल 20,000 हो गया। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस हुए, -5,000। ये आंसर हमारा मैच हो रहा है इसके अंदर। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस सवाल की रिक्वायरमेंट है इंक्रीज इन कैश इन बैंक बैलेंस निकालना। सो हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 18,750, डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हुआ है, अब हम ऐड बैक कर देंगे एज पर फॉर्मेट। ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट्स वर परचेस्ड, पीपीई परचेज हुआ है तो ये आउटफ्लो होगा। रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं बाय 1,000, माइनस होंगे। इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, रूल क्या है, इन्वेंट्री डिक्रीज अगर होती है तो प्लस करते हैं। पेबल इंक्रीज हुआ है, पेबल इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं। पूरा फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए ताकि इजीली हम प्लस माइनस को अंडरस्टैंड करें। नाउ 18,750 + 1250 -8,000 -1,000 + 1,800 + 350, 13,150 का बैंक बैलेंस पॉजिटिव होना चाहिए। आंसर इज डी। सो फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए ताकि अगर प्रॉफिट दिया हुआ हो तो बैंक बैलेंस निकाला जा सके और बैंक बैलेंस दिया हुआ हो तो हम इजीली उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में फॉर्मेट और फॉर्मेट में क्या चीज़ें ऐड होती हैं या लेस होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, A statement of cash flow prepared in accordance with the indirect method reconcile profit before tax to cash generated from operation। प्रॉफिट से लेकर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक लिस्ट ऑफ आइटम जो हैं कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। जस्ट ऐड। डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज ये भी ऐड होता है, लेकिन प्रॉफिट ऐड नहीं होता, प्रॉफिट लेस होता है। इंक्रीज इन पेबल ऐड होता है, डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड होता है, प्रॉफिट लेस होता है, ये भी नहीं है। लॉस ऑन सेल ऐड होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऐड होता है, इंक्रीज इन रिसीवेबल माइनस होता है। डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड होता है, इंक्रीज इन पेबल ऐड होता है, लॉस भी प्लस होता है। दीज आर ऑल प्लस आइटम। सो माय आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in relation to statement of cash flows, are the following statement true or false? Number 1, the direct method of calculation of net cash flow lead to a different figure if we calculate through indirect method। False। आंसर सेम आएगा, मेथड डिफरेंट हो सकता है, आंसर सेम होगा। An entity making high profit must necessarily have a net cash flow from operating activity। False। अगर एक कंपनी का हाई प्रॉफिट हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कैश फ्लो भी हाई होगा, क्योंकि प्रॉफिट अक्रूवल से भी आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट अपीयर एज एन आइटम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो स्टेटमेंट हमारे पास जो यहाँ पर आ रहे हैं सारे हो गए फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मूवमेंट दी हुई है, एसेट का अकाउंट, उसके डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और सवाल की रिक्वायरमेंट है व्हाट फिगर वुड अपीयर इन दी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास एसेट खरीदना और एसेट बेचना। तो एसेट का जो कॉस्ट का अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस, ये आया हमारे पास एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। ये हमने इस साल एडिशन किया है 2000 का। तो एसेट खरीदे गए होंगे, प्लस ये कि जो एसेट के अकाउंट में ये डिस्पोजल आ रहा है 3000 का, ये एसेट की कॉस्ट से जो डिस्पोज ऑफ हुआ, और डिस्पोजल डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जो आ रहा है ये उसका रेलेवेंट क्या हुआ, ये उसका रेलेवेंट डिस्पोजल व्हेन डेप्रिसिएशन हुआ। प्रॉफिट ऑन द सेल हमारे पास आ रहा है 500। तो सेल प्रोसीड कैसे निकाली जाएगी? सेल प्रोसीड निकालने के लिए जो एसेट हमने बेचा है उसका डिस्पोजल वैल्यू है 3000, उसका डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है 1500, तो उसकी बुक वैल्यू आ रही थी 1500, उसमें से सेल प्रोसीड डिडक्ट हुई, तो यहाँ पर हमारे पास गेन आ रहा है, और गेन हम माइनस में लिखेंगे 500। तो सेल प्रोसीड क्या होगी हमारे पास? सेल प्रोसीड डेफिनेटली ज़्यादा होगी 2000, तो सेल प्रोसीड आ गए 2000। अब एडिशन हुआ है एज पर द फॉर्मेट ऊपर जो दिया हुआ है, -2000 परचेज हुआ और सेल हुआ 2000। सो परचेज ऑफ प्लांट 2000, प्रोसीड ऑन सेल ऑफ प्लांट 2000। सी इसलिए गलत हो जाएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट शो नहीं करते। ए इसलिए गलत हो जाएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट शो नहीं करते। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an advantage of statement of cash flow? कैश फ्लो जब हम बनाते हैं तो कैश फ्लो बनाने का मकसद होता है यूजर को कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की पोजीशन क्लियर की जाए तीन एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, ताकि यूजर फ्यूचर कैश फ्लोज के बारे में आइडिया लगा सके। नॉट एन एडवांटेज, तो चार में से एक एडवांटेज नहीं है, बाकी तीन एडवांटेज हैं। इट हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इट हेल्प्स एन असेसमेंट ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, इट हेल्प यूजर टू एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लोज, द नंबर विद इन इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड थ्रू द अडॉप्शन ऑफ बेनिफिशियल। ये तो क्लियर कट कैश फ्लो का एडवांटेज है, ये भी क्लियर कट कैश फ्लो का एडवांटेज है। तो हमारे पास दो एडवांटेजेस हो गए, लिक्विडिटी का भी इससे पता लग जाता है। इट हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये हमारे पास जो है ये कैश फ्लो का एडवांटेज नहीं है कि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन हाईलाइट करता है, ये कहना एडवांटेज नहीं है कि ये कैश फ्लो नॉन कैश हाईलाइट करता है। हालांकि ये हमें मिल जाएंगे, कहीं और भी मिल जाएंगे, लेकिन यूज़र इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसे ये बताया जाए कि जी नॉन कैश ट्रांजेक्शन शो हो रही है। यूज़र किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है। अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फर्क होता है। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, लेकिन वो निकालना है यूजिंग दी डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो फॉर्मेट है उसमें कैश सेल्स आएंगी, तो ये कैश सेल्स हमने डायरेक्ट ले ली इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद हमारे पास कैश परचेजेज आ गई, कैश परचेजेज भी हमने डायरेक्टली माइनस कर दी 4600। कैश एक्सपेंसेस आ गए, ये भी हमने डायरेक्टली माइनस कर दिए 11200। अब क्रेडिट परचेजेस से पेबल्स की रिक्वायरमेंट निकलेगी, तो और जो वेजेस एंड सैलरीज हैं वहाँ से भी हमारे पास डेटा आ सकता है। तो जो इस अकाउंट्स दिए हुए हैं उनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम ले लेते हैं यहाँ पर। सो पेबल हमारे पास दिया हुआ है, पेबल का ओपनिंग बैलेंस 12300 और पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 14300। इसी तरह वेजेस का हमारे पास स्टार्ट और एंड में पेबल दिया हुआ है,
ड्यू दिया हुआ है 1500 और कैरेट डाउन दिया हुआ है 2300। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है 34,600। तो यहाँ से कैश पेड टू वेजेस हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना कैश जो है वो वेजेस को पे किया गया। तो वेजेस के अकाउंट से हम कैश निकाल लेंगे, वो आएगा 33,800। 33,800। सो दिस इज वेजेस पेड 33,800। अच्छा, पेएबल में हमारे पास क्रेडिट परचेजेस दी हुई हैं 123,780। यहाँ आती हैं क्रेडिट परचेजेस। तो यहाँ से कैश पेड टू सप्लायर निकल आएगा। कैश पेड टू सप्लायर हमारा है 121,780। कैश टू सप्लायर ये भी हमारा आउटफ्लो है 121,780। सो ये इन्वेंट्री की जो फिगर दी हुई है ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो ये हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इसकी बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैश सेल्स ऐड हो रही है, कैश परचेजेस माइनस, कैश एक्सपेंस माइनस, कैश पेड टू सप्लायर माइनस, कैश पेड टू वेजेस माइनस 41,220। इसमें एक चीज मिसिंग है, कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर। अगर वो भी दिया हुआ होता तो हम एक रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाते और वहां से कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर लेकर उसको हम कैश सेल्स के साथ ऐड कर देते। क्वेश्चन नंबर 434। Cater has non-current asset with a carrying amount of 2.5 million on 1st December. During the year ended 20th November, the following occurs. हमें बताना है what amount should be shown for the purchase of non-current asset in the statement of cash flow. So, depreciation दिया हुआ है 75,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग जिसका कैरिंग अमाउंट ये था वो रिवैल्यूड हो गई, इतनी रिवैल्यूएशन गेन निकालना है इसमें। एसेट विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस वन वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 1,50,000, ये इसकी सेल प्रोसीड आ गई। कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस 4.2 मिलियन दिया हुआ। तो सिंपल हम एक एसेट का टी अकाउंट बनाएंगे नॉन करंट एसेट का। यहाँ हमने उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा विच इज़ 2.5 मिलियन, 1000 इग्नोर कर देते हैं। यहाँ उसका क्लोजिंग बैलेंस आया 4,200। डेप्रीसिएशन 75, रीवैल्यूएशन सरप्लस 500, डिस्पोजल ऑफ एसेट कैरिंग अमाउंट 120। सो ये हमारे पास डेबिट साइड के ऊपर एक कैश बैलेंस बच जाएगा इसके अगेंस्ट, एंड दैट कैश बैलेंस इज कैलकुलेशन अगर कर ली जाए तो इसका कैश बैलेंस बनता है 1395। 1395। सो इट्स 1395। अच्छा, ये आउटफ्लो है, पीपीई का आउटफ्लो 1395 और सेल प्रोसीड जो हमें रिसीव हुई है 150। सो नेट हमारे पास जो आंसर आएगा, अच्छा हमारे पास परचेज से रिलेटेड पूछा गया था, सो जस्ट 1395 ही काफ़ी है, डिलीट जो कि अप्लाई नहीं होगा। सो 1395 इज द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास आउटफ्लो हो जाएगा सिंपल। Which three of the following would you expect to see included within the operating activity of cash flow using the direct method? Payment made to supplier, डायरेक्ट मेथड। इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट मेथड में आता है। रिसीट फ्रॉम कस्टमर, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये नहीं आएगा। पेबल, ये भी नहीं आएगा। फाइनेंस कॉस्ट पेड, ये ऑपरेटिंग सेक्शन में आता है। सो हमारा 435 में तीन चीज़ें हमारी यहाँ पे टिक हो रही हैं। अगला स्टेटमेंट देखें। When comparing two statement of cash flows, one using direct method, one using indirect method, the only difference between the two related to presentation of item within operating activity. बिल्कुल true. So presentation का फर्क है। When preparing a statement of cash flow using the direct method, the depreciation charge is disclosed as an adjustment to reported profit for the
ईयर विद इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? नो, ये इनडायरेक्ट मेथड में शो होता है, ये डायरेक्ट मेथड में शो नहीं होता। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अगर हमें क्लियर होगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या चीज़ शो होगी और क्या चीज़ शो हमारे पास नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल की रिक्वायरमेंट है व्हाट इज हॉवर्ड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। पीबीआईटी निकालना है। अब पीबीआईटी निकालने के लिए हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, लोन नोट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और डिविडेंड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। रिवर्स वर्किंग करनी होगी। ऑल डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड एंड proposed बिफोर द ईयर एंड, अनाउंस हुए हो चुके थे। देयर वाज नो एडजस्टमेंट फॉर अंडर और ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स, टैक्स की जो एडजस्टमेंट है इसमें अंडर प्रोविजन नहीं है। कोई इंटरम डिविडेंड पे नहीं किया गया ड्यूरिंग द ईयर। और लोन नोट्स जो इशू किए गए हैं वो 1 जनवरी 20x7 पे इशू किए गए हैं, यानी कि 30,000 से वो जो 40,000 हुआ है वो इंक्रीज इन लोन नोट्स हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिया हुआ है तो उसके लिए हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना लेते हैं। 2006 ओपनिंग बैलेंस हुआ 72,000 और 2007 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हुआ यहाँ पर। अब अगर हमारे पास डिविडेंड आ जाए तो रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड माइनस हुआ होगा, तो हम डिविडेंड पेबल का अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस डिविडेंड पेबल 1200, क्लोजिंग बैलेंस डिविडेंड पेबल 1600। अब डिविडेंड के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को अगर बेस बनाया जाए तो डिविडेंड जो है यहाँ पर लास्ट ईयर का जो डिविडेंड हुआ होगा वो पे हुआ होगा पहले, लास्ट ईयर का डिविडेंड ये वाला, और इस साल ये डिविडेंड क्रिएट हुआ होगा। तो दिस इज द डिविडेंड जो अनाउंस हुआ इस साल, जो कि लाइबिलिटी बना हुआ है। तो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका तो लाइबिलिटी बन चुका था, तो ये डिविडेंड जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिटेन अर्निंग के अंदर गया होगा। तो हम ये डिविडेंड यहाँ पे शो कर देते हैं 1600। तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस और डिविडेंड, यहाँ से हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। फिर इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम टैक्स की एडजस्टमेंट पास कर देंगे। 82,000 प्लस 1600 माइनस 72,000, तो प्रॉफिट हमारा बन रहा है 11,600। ये हमारा प्रॉफिट बन रहा है। अब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया हुआ है 11,600। इसमें हम टैक्स माइनस हुआ हुआ होगा तो टैक्स एक्सपेंस ऐड करेंगे। इसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ होगा तो इससे इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन जाएगा। टैक्स में क्योंकि कोई अंडर और ओवर प्रोविजन नहीं है तो 12,000 लास्ट ईयर का टैक्स था, ये पे हो चुका होगा। इस साल का टैक्स एक्सपेंस बना होगा 15,000, तो ये 15,000 इसमें ऐड हुआ। अच्छा, लोन नोट्स हमारे पास जो हैं वो उसका इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट की जो हमारी वर्किंग है वो लोन नोट पे डिपेंड कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरेस्ट हमारा 20x6 में जो हमारा लोन नोट था वो 30,000 का था, पूरे साल ये 30,000 रहा होगा। तो इस 30,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट, 3,000 का इंटरेस्ट ये बना होगा। फिर हमने 10,000 के लोन नोट इशू किए 1 जनवरी के ऊपर, 1 जनवरी के ऊपर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ये हो गए थे और पूरा साल हमारे पास बाकी है। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इस 10,000 पे भी 10% ही लेंगे, तो डायरेक्टली हम 40% पे भी ले सकते थे। तो हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 4,000 का यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट बन रहा है। तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्टली 4,000 इस पर भी कर सकते थे, क्योंकि लोन नोट जो नए इशू हुए थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुए थे, तो ये सेम आंसर हमारा यहाँ मैच करेगा। ये हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा, तो हमने ऐड बैक कर दिया 15,000 प्लस 4,000, सो 30,600।
दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड आंसर इज सी। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम पीबीआईटी से चलते हैं, इंटरेस्ट इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, डिविडेंड माइनस करते हैं तो हमारे पास इस साल की रिटेन अर्निंग आ जाती है, और फिर इस साल की रिटेन अर्निंग में हम ब्रॉड फॉरवर्ड रिटेन अर्निंग ऐड करते हैं तो हमारे पास कैरिड फॉरवर्ड रिटेन अर्निंग आ जाती है। तो अब इस तरह से भी किया जा सकता था कि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते, रिटेन अर्निंग आती, डिविडेंड ऐड बैक किया, प्रॉफिट आया, टैक्स ऐड बैक किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इंटरेस्ट ऐड बैक किया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास आ गया। What is the net cash inflow or outflow from financing activity to be included in the cash flow? शेयर कैपिटल का डिफरेंस 40, प्रीमियम का डिफरेंस 20, 60 का कैश इनफ्लो शेयर्स की फॉर्म में आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बैंक लोन 100 का था, 150 का था, 100 का हो गया, तो बैंक लोन हमने 50 से पे कर दी। सो नेट कैश फ्लो हमारे पास 10। अच्छा, फर्दर इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है तो रिटेन अर्निंग का जो डिफरेंस होगा हम एज्यूम करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसके अंदर कोई डिविडेंड इन्वॉल्व नहीं है जब तक कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें ना दी गई हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो इनफ्लो आएगा वो 10 होगा, तो आउटफ्लो हमने डिलीट कर दिया क्योंकि हमारे पास जो इनफ्लो आ रहा है वो 10 का इनफ्लो होगा। दिस इज द आंसर।